हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर कूलॉम लॉज का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। इसके आगे हमने बात की थी कि हम आगे क्लास के अंदर कूलॉम लॉज से रिलेटेड जो मोस्टली न्यूमेरिकल हैं, जो आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। उनमें उनकी सीरीज में पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q1 2 माइक्रोकूलम 2 मीटर 1 मीटर पर रखा हुआ है तथा एक आवेश 5 माइक्रोकूलम माइनस का 5 माइक्रोकूलम, एक आवेश जो है वो क्या है माइनस का 5 माइक्रोकूलम माइनस 2 मीटर 4 मीटर पर अवस्थित है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। हमने तो ये पढ़ रखा है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन की जब हम बात करें तो देखिएगा सॉल्यूशन। दो चार्ज जो है, एक चार्ज है Q1, सेकेंड चार्ज है Q2। Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम में कहूँ Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है -5 माइक्रोकूलम। ये कहाँ अवस्थित है 2 मीटर 1 मीटर पर अवस्थित है और ये कहाँ अवस्थित है, ये है -2 मीटर 4 मीटर पर अवस्थित है। ओके, दो चार्ज हमें ज्ञात करना है कि Q1 Q2 पर Q1 द्वारा कितना बल लगाया गया, कि ये Q2 Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये दोनों चार्ज जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं। एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसलिए हम बताते हैं कि विजातीय आवेशों में सदैव अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। इसलिए देखिएगा ये Q1 इस Q2 को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो Q2 पर Q1 किधर पर लगाएगा, अपनी तरफ पर लगाएगा, इधर। F21 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। Q1 द्वारा Q2 पर Q1 के कारण बल, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इसकी डायरेक्शन को बताने वाला जो स्थिति सदिश होगा, एकांक सदिश, वो भी किसके कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, इधर कौन सा करते हैं हम, पता है आपको, ये होता है R12 वेक्टर। हमने पहले कूलॉम लॉज का जो वेक्टर रिप्रेजेंट पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था कि ये होता है R12 डायरेक्शन की तरफ और इधर वाला होता है, इधर जो डायरेक्शन होती है वो होती है R21 की डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ तो हमें फोर्स चाहिए F21, 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। तो देखिएगा कूलॉम लॉ के अनुसार, कूलॉम लॉज के अनुसार F21 के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। डायरेक्शन किधर है आपकी बात, R12 कैप की तरफ। सिर्फ आपको डायग्राम बना के ये डिफाइन करना है सबसे पहले कि डायरेक्शन है किधर, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन R12 की तरफ है, इसलिए हमने क्या लिखा R12 कैप। इसको भी हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो कि Q1 Q2 अपॉन R21 R12 लिख दो और R12 वेक्टर, क्योंकि हमने क्या कर दिया है R12 कैप की जगह हमने क्या लिख दिया R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का एम्पलीट्यूड कर दिया। तो इसमें तो कोई गलत नहीं है। ऐसा यदि फॉर्मूला आया तो हमारे पास देखिएगा यहाँ जो Q1 और Q2 हैं, ये इन आवेशों के परिमाण हैं, इन आवेशों के क्या है, परिमाण है। तो अब हम क्या ज्ञात करते हैं, R12 कितना होगा, R12 कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा R1, यहाँ R12 इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर।
r1 वेक्टर कितना होगा, तो देखिएगा यहाँ 2 ये क्या है, अक्ष कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, ये भी अक्ष कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो इसकी दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, आई कैप, और y की दिशा में एकांक सदिश कौन सा होता है, j कैप। इसलिए हम इस कोऑर्डिनेट्स को जब हम सदिश रूप में लिखेंगे, जब वेक्टर रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 1 j कैप। नेगेटिव साइन यानी का नेगेटिव साइन लगा दी। r2 वेक्टर तो -2 i कैप प्लस 4 j। इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं, तो देखो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितने हो जाएगा, 4i कैप 1j और माइनस का 4j कितना हो जाएगा, माइनस का 3j कैप। तो ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आ गई, r12 वेक्टर की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ सारी की सारी पुट कर दीजिएगा, हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी हैं। तो देखिएगा F21 वेक्टर 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा, 9 × 10⁹ K की वैल्यू होगी। Q1 कितना है, 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो की जगह हमने क्या लिख दिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, इसके बाद में इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो -5 का परिमाण कितना आएगा, 5 भी आएगा, तो 5 माइक्रो कूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम Q1 Q2 अपॉन r12 वेक्टर का एम्पलीट्यूड की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एम्पलीट्यूड लेंगे। तो देखिएगा इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ a और b का मान 4 और -3 है, जबकि जो थीटा एंगल है आई कैप और जे कैप के बीच में वो सदैव कितना होता है, 90। क्योंकि आई कैप की डायरेक्शन ये होती है, जे कैप की डायरेक्शन ये होती है, इनके बीच में एंगल सदैव कितने का होता है, 90 डिग्री का। ओके, तो जब हम यहाँ 90 लेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 0, क्या बचेगा, √a² + b²। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और कितना आ जाएगा, 25, और इसका जो वर्गमूल होगा कितना रहेगा, 5। तो यहाँ 5 की पावर जब 3 करेंगे, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा। और यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, r12 वेक्टर, तो r12 वेक्टर कितना आया, 4i कैप - 3j कैप। इसके आगे देखिएगा, इसको आप इसका सॉल्यूशन कर दो, तो देखो 2 × 5 10 और 10 × 9 90 कितना आया, 90। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बात कर देता हूँ, F21 वेक्टर = 90। 10 की पावर देखो 9 यहाँ है, -6 माइनस का 12 है, और माइनस का 12 + 9 कितना हो गया, -3। ओके, तो 10⁻⁻3। ओके, नीचे देखो 125 इंटू 4i कैप - 3j कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा। ये 10⁻³ है, ये कितना है, 90 कटता है तो काट दो, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार ऐसा कर लो, या तो कि एक 0 यहाँ रख दो और एक 0 यहाँ रख दो, इस 0 को इसके साथ में इंक्लूड कर दो, तो 125 10⁻⁻4 4i कैप - 3j कैप। ओके, अब देखो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 और 4 8 180 और 2। ओके,
10⁻⁴ इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इधर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 से इसको डिवाइड करो तो आपके पास में 25 बन जाए 125 और 6 7 बार जाएगा, फिर पॉइंट 2 बार जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁴ 4i⁻³ जैकब। इतना न्यूटन फोर्स Q2 द्वारा Q1 पे लगाया जाएगा। डायरेक्शन कौन सी होगी, R12 वेक्टर, इसकी क्या होगी डायरेक्शन। चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। प्रत्येक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से कुछ चालक तर्कों जिनकी प्रत्येक की लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर है, द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित हैं। दोनों गोले क्या हैं, समान आवेशित हैं। दोनों गोले समान आवेशित हैं तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई। साम्य अवस्था में इनकी बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो साम्य अवस्था की कंडीशन है, इसका मतलब क्या है। साम्य अवस्था का मतलब ये है कि उन आवेशों के ऊपर उस टाइम साम्य अवस्था की कंडीशन में टोटली जो बल है वो कितना है, 0। नेट फोर्स का मान कितना है, 0। देखिएगा इसका डायग्राम और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया कि दो आवेश, दो चार्ज इन डोरियों के साथ लटकाए थे। दोनों परिमाण में बराबर हैं, प्रकृति में समान हैं, तो दोनों क्या करेंगे, सहजातीय आवेश सदैव प्रतिकर्षण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। तो प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश कहाँ चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं इनको, ये दोनों चार्ज, अब देखिएगा इन डोरियों की लंबाई तो दे रखी है वो है 40 सेंटीमीटर और इस डोरी की लंबाई भी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देखिएगा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें पूछा है ये साम्य अवस्था में हो, इस टाइम ये किस अवस्था में, साम्य अवस्था मतलब इन पे नेट फोर्स कितना है, 0। किसी पे कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब नेट फोर्स कितना, 0। किस प्रकार से संतुलित है ये देखिएगा। देखो, जब भी हम किसी डोरी से कोई भी द्रव्यमान लटकाते हैं, तो सदैव उसमें टेंशन उत्पन्न होता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है, तनाव। उसमें क्या उत्पन्न होता है, तनाव। तो तनाव यहाँ भी उत्पन्न होगा और तनाव यहाँ भी उत्पन्न होगा। ओके, अब यदि तनाव यहाँ उत्पन्न है तो देखिएगा, हम सबसे पहले हम ये मान लें कि माना कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा है। 2 थीटा, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी रहेगी, तो 2 थीटा का डिवाइडेशन करेंगे तो थीटा थीटा हो जाएगा। तो हमने 2 थीटा, इसको बीच में से जाते हुए हमने एक लाइन खींची, या हम कहें यहाँ से हमने सामने वाली लाइन पे लंब डाल दिया। ओके, परपेंडिकुलर डाला। यहाँ वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। ओके, जब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, देखो इस पे फोर्स लग रहा है इधर और इस पे फोर्स लग रहा है इधर, F रिपल्सन फोर्स। इस रिपल्सन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी तो हम जानते हैं कूलॉम नियम के अनुसार कि Q इंटू Q, Q²/, इनके बीच की दूरी, इस 4 को हम R कह दें तो कितना हो जाएगा कि Q²/R²। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास में है कि Q²/R²। ये दोनों रिपल्सिव इस फोर्स से कर रहे हैं। अब देखिएगा, हमने इसके समांतर यहाँ से जाती हुई ये लाइन खींची और यहाँ से जाती हुई ये लाइन खींची। यहाँ वाला जो थीटा एंगल है तो यहाँ भी कितना एंगल होगा, थीटा। एकांतर कोण की परिभाषा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऐसा ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और यदि ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। कोई प्रॉब्लम?
देखिएगा आगे। अब देखिएगा हम इसका घटक लेते हैं, किसके घटक लेते हैं, इस तनाव बल T के। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये तनाव बल T है, इससे एंगल बना रखा है थीटा। तो याद रखना जिसके साथ भी एंगल बनाता है उसके साथ में उस सदिश राशि का, मतलब ये एक तरीके से इसका सदिश राशि है, इसका कौन सा घटक आता है, कोस घटक। तो हम इसको कौन सा घटक बोलते हैं, कोस घटक, T कोस थीटा। और ये घटक जो आता है वो कौन सा आता है, T साइन थीटा। आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा, इसकी वैल्यू T है परिमाण में, तो आप इसकी लंबाई ज्ञात लो T कोस थीटा आएगी और इसकी लंबाई ज्ञात लो T साइन थीटा आएगी। तो आपके पास में ये तो हो जाएगा, इधर वाला घटक तो हो जाएगा तनाव बल का कौन सा, T कोस थीटा, और इधर घटक हो जाएगा T साइन थीटा। इसी प्रकार से इसमें होगा, इधर तो कौन सा होगा, T कोस थीटा, और इधर कौन सा होगा, T साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि ये T साइन थीटा इस F को क्या कर रखा है, साम्य अवस्था में ला रखा है। ठीक है जी। फिर इस तनाव बल ऊपर वाले घटक को कौन संतुलित कर रहा है, मान लिया कि तनाव बल के इस क्षैतिज घटक T sin थीटा को कौन संतुलित कर रहा है, ये प्रतिकर्षण बल संतुलित कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि T sin थीटा को कौन संतुलित कर रहा है, F। F का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि q² अपॉन r² संतुलित कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, तो इसको कौन संतुलित कर रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई जो आवेश है इसका कोई ना कोई मास होता है, तो इसका द्रव्यमान के कारण क्या लगता है नीचे की तरफ, वो तो आपको लगता है mg। यहाँ भी mg कहाँ कार्य करता है, नीचे की तरफ कार्य करता है। तो हम क्या कहेंगे, T cos थीटा को कौन संतुलित कर रहा है, mg। तो T cos थीटा इज इक्वल टू कौन आएगा, mg। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा। देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा। इसमें इससे डिवाइड करो तो कितना है, q² अपॉन r² इनटू mg। mg नीचे रहेगा इसके डिवाइड में। अब हमें देखो क्या निकालना है, q की वैल्यू निकालनी है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले कौन चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, ये देखने वाली बात है। तो देखिएगा यहाँ सिंस यहाँ ये जो 2 थीटा एंगल है, 2 थीटा जो एंगल है वो पहली बात अत्यल्प है, बहुत छोटा है। दूसरी बात यहाँ लेंथ 40 सेंटीमीटर है और यहाँ वाली r जो इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये इसकी अपेक्षा क्या है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी। यदि ऐसी कंडीशन है, यदि ऐसी कंडीशन है तो एंगल तो छोटा होगा ही होगा। यदि ऐसी कंडीशन है तो एंगल छोटा होगा। और जब बहुत एंगल छोटा होता है, जब हम सूक्ष्म कोण की बात करते हैं, तो tan थीटा और sin थीटा, tan थीटा और sin थीटा किस प्रकार से व्यवहार करते हैं वो पता होगा। जैसा कि tan की 0 पर वैल्यू कितनी आती है, 0, sin 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के आसपास वैल्यू दोनों ही कितनी आ रही है, 0। मतलब जितना हमने थीटा रखा उतना ही वैल्यू कितना किसका आ रहा है, tan का वैल्यू आ रहा है। और यहाँ हमने 0 रखा थीटा का वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 0। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि थीटा के सूक्ष्म मानों के लिए tan थीटा का मान और sin थीटा का मान लगभग किसके बराबर आता है, थीटा के बराबर आता है। तो हम यहाँ भी ऐसा ही कह सकते हैं कि यहाँ से tan थीटा निकालें, यहाँ से हम क्या निकालें, tan थीटा निकालें, तो देखिएगा tan थीटा लगभग इक्वल आएगा sin थीटा के। किसके इक्वल आएगा, sin थीटा के। और sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हम यदि इस ट्रायंगल की बात करें, इस त्रिभुज की या इस त्रिभुज की बात करें, किससे भी कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास में लंब कौन सा है, थीटा के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो इसका मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, हमने लिया यहाँ 4। कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ कर्ण की जो वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में कितना आया, 1/10। सिंपल सा है, ये आया 1/10। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब आसानी से हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं,
क्यों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं सॉरी, एक बार रुकना, हमने यहाँ लिखा ना कि हमारे पास में लंब की वैल्यू 4 है, नहीं 4 नहीं है, सॉरी एक बार रुकना, हमारे पास में ये वैल्यू 2 सेंटीमीटर और ये वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर। तो सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है 2 सेंटीमीटर और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 120। कितनी वैल्यू आएगी 120। आई बात समझ में। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास में क्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा ये देखने वाली बात है। तो Q इज इक्वल टू tan थीटा, Q इज इक्वल टू tan थीटा, Q स्क्वायर ही मानो इनटू R स्क्वायर mg अपॉन के, और जब हम वर्ग उठाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में। तो Q इज इक्वल टू देखो अंडर रूट 1/20 R स्क्वायर 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो हम 4 का स्क्वायर करना है, 4 इंटू 10 की पावर -2, मतलब हमने 100 का भाग दे दिया और इसका स्क्वायर करना है। 100 का भाग दिया तो किस में चेंज हो गया ये मीटर में। 4 में किसका भाग दे दिया 100 का, मीटर में इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -2। ओके, उसके बाद में है क्या mg, m मास कितना है, तो मास हमें दे रखा है कि प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम। तो इसको भी हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा केजी में। तो केजी में कैसे चेंज करेंगे 200 ग्राम को, 200 ग्राम में किसका डिवाइडेशन करेंगे 1000 का, 1000 से बाहर लगाएंगे तब एक सूचक हो गया केजी में। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, दो बिंदु तो कट गए, कितना बचा 2/10। तो यहाँ m की जगह हम क्या रखेंगे 2/10। ओके जी गुरुत्वीय त्वरण, इसको भी हम लगभग वैसे होता कितना है गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर इसको हम लगभग 10 मान के चलते हैं। ओके, तो यदि 10 मान के चलते हैं तो कितना मान आएगा, अप्रोक्सीमेट 10 मान लिया तो कितना आया इतना। इसके बाद में नीचे क्या है 9 इंटू 10⁹, ये k की वैल्यू होती है। ओके, अब इसको सारे को हल करके हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, हम चार्ज की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा 1/20 ये 0 इस 0 से कैंसिल हुआ है, और भी कहीं हम देखो 2 को इससे कैंसिल करें तो 1/10 इंटू 4 की जगह कितना रहेगा 16, 10 की पावर -4 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखो यहां से ये 4 पावर है, ये एक पावर ये रही, यदि इसको भी मैं नीचे लेके आऊं तो कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, और मैं इसको भी नीचे लेकर आऊं तो 5 और 9 कितना हो जाएगा देखो 16/9 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पे 9 है, ये वाला -4 है, और ये यहाँ पे एक ये घात ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी -5, और ये नीचे आएगी तो प्लस का कितना हो जाएगा 5। तो 9 और 5 कितना हो गया 9 और 5 कितना हो गया 14, 10 की पावर 14, 10 की पावर कितनी हो गई 14, और हमारे पास में ये नहीं यहाँ 9 है, 16 का तो कितना हो जाएगा वर्गमूल 4, इसका कितना हो जाएगा 3, और इंटू में कितना जाएगा 10 की पावर 7, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। इतना कूलॉम चार्ज जो है वो किस पर है, इन दोनों गोलों पर है। तो दो छोटे बिंदुवत जो गोले थे उनका जो द्रव्यमान 200 ग्राम था, उन पे चार्ज कितना है 4/3 इंटू 10⁷ कूलॉम। ओके,
अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि यहाँ कोई भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख के हमें पूछ सकते हैं। और आगे का देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश क्यों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। हमें तीसरा आवेश रखना है। देखिएगा, मान लीजिएगा कि एक चार्ज जो है 9e वो आपका यहाँ रखा हुआ है और 4e चार्ज यहाँ रखा हुआ है। दोनों किसी r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। दोनों किस पे रखे गए हैं? किसी r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ओके, अब हमें तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू यहाँ रखना है और वहां जहां रखने पर वह किसमें रहे? संतुलन में। इनको मिलाने वाली रेखा पर जहां भी हम रखेंगे तो वह क्या रहना चाहिए? संतुलन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यू के संतुलन के लिए उस पर नेट फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मानते हैं कि यदि क्यू आवेश हमने यहाँ रख दिया सपोज, और इससे उसकी डिस्टेंस जो है वो है x। कितनी डिस्टेंस है? x। तो 4 इससे उसकी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? उसकी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस x। ये आप समझ गए होंगे। इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस x। ओके, तो उस पर नेट फोर्स होना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन कौन कितना फोर्स लगाता है इसके ऊपर। तो 9e इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मान लिया कि 9e इस पर फोर्स लगा रहा है F, और 4e इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F डैश। दो फोर्स इस पे लग रहे हैं। 9e इस पे फोर्स लगा रखा है F, और हमने देखा कि 4e इस पे फोर्स लगा रहा है F डैश। तो इन दोनों का इसके संतुलन के लिए F प्लस F डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। दोनों आवेशों का योग, जो दोनों बलों का जो योग है वो क्या होना चाहिए? नेट बल 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F डैश वेक्टर। ओके, इन दोनों बलों के परिमाण आपस में बराबर होने चाहिए। तो परिमाण के रूप में लेने पर इसका परिमाण देंगे तो F आएगा, इसका परिमाण देंगे तो क्या आएगा? F डैश। नेगेटिव का भी जब एम्पलीट्यूड लेंगे, मैंने पहले ही बताया था, तो इसका भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, परिमाण जब लेते हैं तो इस नेगेटिव साइन का क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो इस F की वैल्यू कितनी है? F डैश की वैल्यू कितनी है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम F की। इसने इस पर कितना बल लगाया? तो कूलम्ब कहता है कि Q1 का मान कितना है? 9e। किस पर लगा रहा है? Q पर अपॉन r स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x। तो x का स्क्वायर हो गया। ये हो गया F डैश कितना होगा? तो देखो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है? कौन लगा रहा है? K इंटू Q1 का मान कितना? 4e। किस पर लगा रहा है? Q पर लगा रहा है। कितनी डिस्टेंस है? r माइनस x। तो r माइनस x का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से K से K तो कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, बचा क्या? को नीचे उतार दो। नीचे बचा 9 अपॉन x स्क्वायर। 9 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस x का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब हम दोनों साइड में देखिएगा, 9 किसका वर्ग है? 3 का। ये x स्क्वायर, ये 2 का वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो हम दोनों साइड का वर्ग हटा देते हैं। तो क्या लेंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर तो कितना आएगा? 3 अपॉन x 2 अपॉन r माइनस x, इतना ही आएगा। अब देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो r माइनस x को 3 से, इसको 2 को x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हमने, वज्र गुणा। 3 को r से 3r माइनस का 3x, 2 को x से किया 2x, 3x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
x इज इक्वल टू 3r अपॉन 5। ये लो जी, ये x वह वैल्यू है जिसका क्यों क्या रहेगा, संतुलन में रहेगा। क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि 9e से वह कितनी दूरी पर स्थित होगा, 9e 4 से वह कितनी दूरी पर स्थित होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि 4e 4 से वह कितनी दूरी पर संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो आपके पास में ये तो आंसर आ गया, 9e से 3r/5 डिस्टेंस के ऊपर वह संतुलन में रहेगा। और आपको पूछ ले 4e से कितनी दूरी पर रहेगा, तो आप कहोगे re माइनस x, r माइनस x, तो r माइनस x की वैल्यू कितनी, 3r अपॉन 5। तो आपका आंसर होगा 5r माइनस का 3r अपॉन 5 और 2r अपॉन 5। आप कहोगे कि 4e 4 से वह 2r अपॉन 5 डिस्टेंस पर होगा। तो देखिएगा, आज हमने 3 न्यूमेरिकल किए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो नीट एग्जाम के लिए हो, चाहे आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हो। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ओके, आराम से पढ़िएगा। थैंक्स।